हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यालय डीजी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल 82 से लेकर आर्टिकल 114 के बीच में जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं उनके बारे में डिस्कस करना। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जैसे मनी बिल है, राष्ट्रपति का वीटो पावर है, संसद है। आपको आर्टिकल 1 से लेकर 80 तक सारा आर्टिकल मैंने डिस्कस किया। अब आर्टिकल 80 के बाद जितना भी आर्टिकल है उतने ही आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे जितना एग्जाम में पूछता है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। ठीक है, आर्टिकल 1 से 80 तक सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद सेलेक्टेड आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगा। सबसे पहले आर्टिकल 82। आर्टिकल 82 क्या कहता है? संसद की सीटों का बंटवारा। पार्लियामेंट में यानी कि संसद में जो सीटों का बंटवारा होता है वो जनगणना के हिसाब से होता है। जनगणना मतलब जो हम प्रति 10 वर्ष पे जो जनगणना होती है, तो वर्तमान आपसे क्वेश्चन आएगा कि वर्तमान में जो सीट है लोकसभा में 543 सीट जो है, ये किस जनगणना के आधार पे हुआ है? तो ये 1971 की जनगणना के आधार पे हुआ है, 1971 की जनगणना के आधार पे, जिस वक्त प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, तो ये जो सीटों का आवंटन हुआ है 543 1971 की जनगणना के आधार पे, ये कब तक चलेगा? तो ये 2026 तक चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2024 का भी जो चुनाव होगा उसमें भी 543 सीट पे ही चुनाव होगा। लेकिन 2026 के बाद जब भी चुनाव होगा तो उसके बाद सीटों की संख्या बढ़ेंगी। तो जो सीटों की संख्या बढ़ेंगी वो किस जनगणना के आधार पे बढ़ेंगी? तो ऐसा नहीं कि वो जो सीटों की संख्या बढ़ेंगी 2026 के बाद वो 2021 या 2011 की जनगणना के आधार पर बढ़ेंगी, बल्कि 2001 की जनगणना के आधार पर बढ़ेंगी। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे 3 पॉइंट है। अभी वर्तमान में जो संसद की सीट है 1971 के जनगणना के आधार पे है, ये कब तक रहेंगी? ये 2026 तक रहेंगी। और 2026 में जो सीटों की संख्या बढ़ेंगी वो किस जनगणना के आधार पे बढ़ेंगी? ये 2001 के जनगणना के आधार पे बढ़ेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि 2024 के बाद जब कभी लोकसभा का चुनाव होगा, मतलब 2026 के बाद, 24 में तो चुनाव होगा ही, मान लीजिए मध्यावधि चुनाव 26 के बाद हो गया, या नहीं भी हुआ तो पूरा कंप्लीट टर्म या 5 साल का पूरा कंप्लीट टर्म 2029 के बाद चुनाव होता है या 2029 में होता है, तो सीटों की संख्या आपको बढ़ी हुई मिलेंगी। अब आपको समझ में आ गया। वर्तमान में प्रति 10 लाख लोगों पे एक सांसद का सीट है। मुझे लगता है कि आपको आर्टिकल 82 क्लियर हो गया होगा। आर्टिकल 83 कहता है संसद के सदनों की अवधि। संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इनकी अवधि क्या होती है? तो लोकसभा में अगर मान लीजिए कि सरकार बहुमत में है, सब कुछ सामान्य तरीके से चल रहा है, तो लोकसभा की अवधि 5 साल होती है। वैसे तो लोकसभा को अगर अल्पमत में सरकार आ जाएगी तो लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन सब कुछ सामान्य अगर चल रहा है तो लोकसभा की अवधि जो होती है वो 5 वर्ष की होती है। और राज्यसभा जो होता है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के मेंबर्स का जो टर्म होता है, जैसे लोकसभा के मेंबर का टर्म 5 साल होता है, राज्यसभा के मेंबर का टर्म 6 साल होता है। ठीक है, हर 2 साल पे राज्यसभा के 1/3 यानी 33% मेंबर जो है वो रिटायर हो जाते हैं और फिर नए मेंबर का चुनाव होता है। पर राज्यसभा कभी भी खाली नहीं होता है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। एकदम ये पॉइंट को याद रख लीजिएगा कि लोकसभा भंग होता है हर 5 साल पे और राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। ठीक है, लोकसभा के मेंबर का कार्यकाल 5 वर्ष, राज्यसभा के मेंबर का कार्यकाल 6 वर्ष। आर्टिकल 84 संसद की सदस्यता के लिए अहर्ता मतलब योग्यता, एलिजिबिलिटी। क्या योग्यता होता है संसद का जो मेंबर होता है उसके लिए? लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्या योग्यता होता है? तो पहला योग्यता होना चाहिए कि वो भारत का नागरिक हो। दूसरा योग्यता होना चाहिए कि वो मानसिक रूप से बीमार ना हो, मानसिक रूप से दिवालिया नहीं हो। ठीक है, तीसरा योग्यता ये होना चाहिए कि वो किसी लाभ के पद पे ना हो। लाभ के पद का मतलब क्या होता है कि जैसे सरकारी नौकरी में, मान लीजिए कोई किसी सरकारी नौकरी में काम कर रहा है, कोई बैंक में जॉब कर रहा है या कोई सचिवालय में जॉब कर रहा है या कोई IAS ऑफिसर है। ठीक है, और वो चाहे कि वो पद पे रहते हुए लोकसभा का चुनाव लड़ ले, ताकि अगर वो हार भी जाए तो उसका ये पद बरकरार रहे। ऐसा नहीं होगा। उसको अगर चुनाव लड़ना है तो उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो अपना पद छोड़ दे या अपने रिटायरमेंट का वेट करे। मतलब लाभ के पद पे रहते हुए आप लोकसभा या राज्यसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते। ये 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट जो मेन डिफरेंस है दोनों में, लोकसभा और राज्यसभा में, वो ये है कि लोकसभा के लिए जो मिनिमम आयु है सांसद बनने के लिए वो 25 वर्ष है, और राज्यसभा के लिए जो आयु है वो 30 वर्ष है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 84। आर्टिकल 85 क्या करता है? संसद के सत्रावसान एवं विघटन। तो इसका मतलब ये हुआ कि संसद के जो सत्र होते हैं उस सत्र के बीच में कितना गैप होना चाहिए? मैक्सिमम 6 मंथ से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। जैसे कि मानसून सत्र हो गया, बजट सत्र हो गया, शीतकालीन सत्र हो गया, तो मैक्सिमम 6 मंथ के अंदर होना चाहिए। और विघटन के बारे में मैंने आपको बताया है कि विघटन मतलब भंग करना। तो लोकसभा भंग हो सकती है, राज्यसभा नहीं होती। ठीक है, और संसद का सत्र कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है,
लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं और राज्यसभा में सभापति होते हैं। जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति भी होते हैं, ठीक है, और लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो सिर्फ अध्यक्ष होते हैं, और संसद के सत्र को राष्ट्रपति बुलाते हैं। ये मैं आपको जितना चीज बता रहा हूँ पॉइंट वाइज, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि लोकसभा की संसद के सत्र को कौन बुलाते हैं, राज्यसभा के सभापति को क्या कहते हैं, लोकसभा में क्या होता है, मैं आपको बता दूं। अब आते हैं आर्टिकल 87। आर्टिकल 87 क्या कहता है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। जब सरकार चुन के आती है, नई सरकार का गठन होता है, तो राष्ट्रपति संसद को संबोधित करते हैं। तो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण जो होता है वो आर्टिकल 87 में, ठीक है। अब आर्टिकल 89। आर्टिकल 89 कहता है राज्यसभा का सभापति एवं उप सभापति। मतलब देखिए, सबसे जो पहले राज्यसभा आ रहा है, जैसे कि आर्टिकल 79 में संसद था, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। वैसे ही जब यहाँ पे आगे सभापति का और अध्यक्ष का, 89 में राज्यसभा का सभापति एवं उप सभापति। फिर आर्टिकल 93 कहता है लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, ठीक है। राज्यसभा के सभापति को हम उपराष्ट्रपति भी कहते हैं। ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आर्टिकल 108 कहता है संसद के दोनों सदनों की बैठक। संसद के राष्ट्रपति जो होते हैं किसी पर्टिकुलर मैटर पे चर्चा करने के लिए या किसी पर्टिकुलर बिल पे किसी दोनों सदनों का साथ में विचार विमर्श के लिए या फिर मतदान के लिए संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं। ये जो संयुक्त अधिवेशन है ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। ये किस में आता है, आर्टिकल 108 में आता है, संसद के दोनों सदनों की बैठक। इसको याद करने का ट्रिक ये है, देखिए किसी भी धार्मिक चीज में हम कहते हैं श्री 108 कहते हैं ना। श्री 108 का मतलब हो गया कि कहीं भी धार्मिक आयोजन हो रहा है तो धार्मिक आयोजन में बहुत सारे लोग बैठेंगे, सभा होगा। तो वैसे ही यहाँ पे 108 का मतलब हो गया कि दोनों सदन के लोग एक आयोजन में बैठेंगे। आयोजन मैंने आपको याद करने के लिए ट्रिक पता है, आयोजन नहीं होता है। दोनों सदन के जो संयुक्त बैठक होती है उसको आर्टिकल 108 में डिनोट किया गया, ठीक है। आर्टिकल 110 धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक का मतलब होता है मनी बिल, ठीक है। अब मनी बिल क्या होता है, आइए देखते हैं। कोई भी बिल, इसमें 3-4 पॉइंट निकल के आएगा। कोई भी बिल मनी बिल है कि नहीं है, इसका जो डिसीजन लेता है लोकसभा अध्यक्ष लेता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि मनी बिल को परिभाषित कौन करता है, मतलब कोई भी बिल लोकसभा में पेश हुआ वो मनी बिल है कि नहीं है, ये बतलाता कौन है, तो ये बतलाते हैं लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। अब लोकसभा का अध्यक्ष चाहेंगे बोल देंगे कि कोई भी बिल मनी बिल है, तो ऐसा नहीं है। किस किस बिल को वो मनी बिल बोल सकते हैं, तो आइए देखते हैं। टैक्स, ठीक है। टैक्स, मान लीजिए कि इनकम टैक्स का जो स्लैब है उसको कम करना है, 5 लाख से 3 लाख पे करना है या 5 लाख से 8 लाख पे करना है। तो टैक्स को घटाना और बढ़ाना जो है ये भी तो एक लोकसभा में संसद में पास होगा ना। तो सरकार कोई काम अपने मन से तो करती नहीं है, सरकार जो काम करती है वो संसद में करती है। इसलिए संसद में, लोकसभा में जिसका बहुमत होता है, सरकार का गठन वही करता है। तो टैक्स को जब कम करना है या अधिक करना है, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, तो ये किसमें आएगा, ये मनी बिल में आएगा। लोन, मान लीजिए कि सरकार ने किसी चीज के लिए लोन लिया, सपोज सरकार अगर अपने किसी एरिया में कोई बांध बनवा रही है या कोई न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनवा रही है या मेट्रो बनवा रही है, सरकार ने किसी देश से लोन लिया। अब सरकार जब लोन लेगी तो लोन ऑब्वियसली लोन लेने के लिए सरकार को कहीं ना कहीं चर्चा करना पड़ेगा, पास करवाना पड़ेगा। तो जो वो जो विधेयक आएगा लोन का, उसको मनी बिल में लोकसभा अध्यक्ष बोल देंगे ये मनी बिल। संचित निधि और आकस्मिक निधि, ठीक है। संचित निधि और आकस्मिक निधि क्या होता है, जो भी टैक्स से जमा पैसा आता है, मान लीजिए कि सपोज टैक्स का जो कलेक्शन हुआ फाइनेंशियल ईयर में 100 रुपया कलेक्शन हुआ, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। अब 100 रुपया में संचित निधि में हमने 80 रुपया डाल दिया, अब 20 रुपया हमने हटा के रख दिया। तो संचित निधि वो वैसा धन होता है जो टैक्स से डायरेक्ट कलेक्ट होकर आता है। और आकस्मिक निधि का नाम ही आकस्मिक मतलब आपातकाल, उसको हम हटा करके रख देते हैं। आम आदमी भी अपने जीवन में ऐसा ही करता है, जो उसको सैलरी आती है वो संचित निधि है, सैलरी में से जो पैसा वो हटा के थोड़ा सा रख लेता है इमरजेंसी के लिए, वो आकस्मिक निधि, ठीक है। तो ये समझ में आया। अब क्या है, धन विधेयक में क्या है, धन विधेयक को पारित करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ही इसको बताते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। और धन विधेयक राज्यसभा में मैक्सिमम 14 दिन तक ही रुक सकता है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है सुनिए।
धन विधेयक ऐसे क्या है, मान लीजिए कोई भी विधेयक पारित हुआ और राज्यसभा में सालों साल तक लटका हुआ है, पारित नहीं होता है, कभी हुआ नहीं हुआ। लेकिन मान लीजिए कोई भी धन विधेयक है, ये सबसे पहले लोकसभा में ही आएगा। सामान्य विधेयक राज्यसभा में भी पहले पेश हो सकता है, पर धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में ही आएगा और लोकसभा के अध्यक्ष ही बोलेंगे कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। अब जब ये लोकसभा में पारित हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि लोन लेना है, ठीक है, ये धन विधेयक में आया, अब ये जब लोकसभा में पारित हो जाएगा तो ये राज्यसभा में जाएगा। अब राज्यसभा इसको 6-7 महीना तक अटका देगा या 1 साल अटका देगा, तो हम लोग लोन तो ले ही नहीं पाएंगे, तो डेवलपमेंट का काम हो नहीं पाएगा। तो इसीलिए नियम बनाया गया है कि मनी बिल, जिसको लोकसभा अध्यक्ष अपने परिभाषित कर देंगे कि हाँ ये बिल मनी बिल है, तो जब मनी बिल यानी कि धन विधेयक है, जब लोकसभा में पारित होकर राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा मैक्सिमम इसको 14 दिन तक ही रोक सकता है, मैक्सिमम 14 दिन यानी कि 2 हफ्ता। अगर 2 हफ्ता में राज्यसभा इसको नहीं पारित करता तो यह स्वतः पारित होकर के लोकसभा में आ जाएगा, ठीक है। तो धन, ताकि मतलब संविधान निर्माताओं ने देखिए कितनी मतलब सूझबूझ से काम किया ताकि देश का विकास का कोई काम नहीं रुके। मान लीजिए टैक्स बढ़ाना है, अब राज्यसभा 2 साल तक अटका देगा बिल को, फिर टैक्स बढ़ नहीं पाएगा, घटाना है, नहीं हो पाएगा। जैसे 3 लाख का स्लैब को 5 लाख किया गया, ये कहीं ना कहीं पारित कराया गया होगा, राज्यसभा को 1 साल तक लटका देता तो नहीं हो पाता ना। या दिल्ली में जो मेट्रो बना, कहीं ना कहीं से लोन, किसी देश कंट्री से लोन लेके बना, ठीक है, तो अब राज्यसभा बोलता कि नहीं, या कि कोई भी डेवलपमेंट का काम हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी डेवलपमेंट का काम होगा तो उसको राज्यसभा मैक्सिमम 14 दिन तक ही रोक सकता है। राष्ट्रपति में किसी भी विधेयक को जब पारित किया जाता है तो पहले लोकसभा राज्यसभा से पारित होता है या राज्यसभा लोकसभा से पारित होता है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। लेकिन मनी बिल एक ऐसा बिल है जो कि राष्ट्रपति से पहले ही अनुमति ले ली जाती है, मतलब राष्ट्रपति से अनुमति ले ली गई, लोकसभा में पेश हो गया, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष बोल दिए कि हाँ ये बिल मनी बिल है, उसके बाद वो वहां पारित हो गया, राज्यसभा चला गया, राज्यसभा मैक्सिमम उसको 14 डेज तक रोका, और अगर या तो पारित कर दे या 14 डेज तक रोका है तो ऑटोमेटिक 14 डेज का तो पारित होकर लोकसभा में आ जाएगा। यही मनी बिल है, धन विधेयक की परिभाषा यही है, और किसी भी बिल को मनी बिल लोकसभा अध्यक्ष तय करते हैं, ठीक है। ये आर्टिकल 110 में इसका जिक्र है, धन विधेयक की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। अब ये आर्टिकल 111 क्या कहता है, राष्ट्रपति की निषेध शक्ति। निषेध का मतलब होता है वीटो पावर। वीटो का मतलब क्या होता है, वीटो का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। मान लीजिए कोई लड़का है और वो खेलने के लिए जाना चाहता है, तो उसने उसको खेलने के लिए जा रहा है, दोस्तों के साथ बाहर कहीं जा रहा है, अपने पापा मम्मी दोनों से लेगा परमिशन। अब उसके माँ ने दे दिया परमिशन कि हाँ ठीक है खेलने जाओ, पर पापा ने उसको परमिशन नहीं दिया। तो जो पापा ने उसको परमिशन नहीं दिया यानी पापा ने अपना वीटो पावर यूज कर लिया, निषेध शक्ति यूज कर लिया, ठीक है। वीटो पावर का मतलब होता है किसी भी चीज में रोकना, निषेध लगाना, ठीक है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति भी किसी चीज को रोकेंगे, राष्ट्रपति का निषेध शक्ति होगा, वीटो पावर होगा। तो आइए हम देखते हैं राष्ट्रपति की कितने प्रकार की वीटो पावर होती है। राष्ट्रपति की 4 प्रकार की वीटो पावर होती है, लेकिन इंडिया में राष्ट्रपति को 3 प्रकार का वीटो पावर है। तो आइए हम 1 बाय 1 देखते हैं। आपको मैं चारों बताऊंगा और इंडिया में जो 3 है वो भी बताऊंगा। सबसे पहले होता है एब्सोल्यूट वीटो, यानी कि अत्यंतकारी वीटो, ठीक है। सबसे पहले होता है एब्सोल्यूट वीटो यानी कि अत्यंतकारी वीटो। अब ये जो एब्सोल्यूट वीटो होता है यानी कि अत्यंतकारी वीटो, इसका मतलब क्या होता है। मान लीजिए कि कोई भी बिल पास हुआ, सपोज किसान, रिसेंट में किसान बिल पास हुआ है, मान लीजिए किसान बिल पास हुआ, लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, राष्ट्रपति के पास गया। राष्ट्रपति बोलेंगे नहीं, हमको किसान बिल पसंद नहीं है, हम इसको पारित नहीं करेंगे, तो राष्ट्रपति इसको काट देंगे। तो एब्सोल्यूट वीटो वैसा, और जब राष्ट्रपति को काट देंगे तो एब्सोल्यूट तो वो बिल कभी भी कानून नहीं बन पाएगा, क्योंकि संसद जो बनता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से बनता है। तो जब तीनों मंजूरी देंगे तभी कोई कानून बनेगा। तो राष्ट्रपति अगर काट देंगे तो वो बिल पास नहीं होगा, एब्सोल्यूट वीटो उसको कहते हैं। चूंकि इंडिया में राष्ट्रपति के पद को, राष्ट्रपति के शक्ति को सीमित किया गया है, इसीलिए इंडिया में एब्सोल्यूट वीटो एग्जिस्ट करता है, पर इसको अभी फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है, ठीक है। एब्सोल्यूट, इसलिए आपको मैंने कहा था कि प्रधान तो राष्ट्रपति होता है कार्यपालिका का, लेकिन वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं। दूसरा आया सस्पेंड वीटो, निलंबकारी, ठीक है। सस्पेंड वीटो क्या होता है, इसको कहते हैं पुनर्विचार। मान लीजिए कि कोई बिल पास हुआ, किसान बिल कहीं लेते हैं चर्चा, किसान बिल मान लीजिए पास हुआ, लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, ठीक है, और या कोई संविधान संशोधन बिल है वो पास हुआ लोकसभा में या राज्यसभा में, फिर उसके बाद चला गया राष्ट्रपति के पास में साइन के लिए, साइन करेंगे तब वो कानून बनेगा। राष्ट्रपति क्या करेंगे, उसमें अपना वीटो लगा देंगे, सस्पेंड वीटो। सस्पेंड का मतलब क्या होता है, कुछ समय के लिए रोकना। सस्पेंड का मतलब हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए। निलंबनकारी वीटो, ठीक है, इसका मतलब होता है पुनर्विचार। तब राष्ट्रपति वापस भेज देंगे पार्लियामेंट में कि जाइए इसमें ये मुझे लगता है कुछ और चेंजिंग होनी चाहिए, फिर से एक बार फिर से आप लोग देखिए इसको, तब मेरे पास लाइएगा।
अब जब राष्ट्रपति इसको वापस भेजेंगे तो अब संसद क्या करेगा, इसको साधारण बहुमत से चाहे तो पारित करवा के फिर से भेज सकता है। मतलब एक बार तो मान लीजिए कोई संविधान संशोधन बिल है, 2/3 बहुमत से पारित हुआ और राष्ट्रपति के पास चला गया, राष्ट्रपति उस पर अपना सस्पेंड वीटो लगा दिया और वापस वो पार्लियामेंट में भेज दिए। अब पार्लियामेंट क्या करेगा, उसको सिर्फ साधारण बहुमत का क्या मतलब होता है, 50% से एक ज्यादा, 51% भी नहीं, 50% से एक ज्यादा, ठीक है, तो वो हो गया। और साधारण बहुमत तो किसी भी सरकार को होगा, क्योंकि बहुमत रहेगी तभी तो सरकार बनेगी ना। लोकसभा में साधारण बहुमत से पास करा के राष्ट्रपति के पास में वो भेज देगा और राष्ट्रपति बाध्य हो जाएंगे साइन करने के लिए। तो राष्ट्रपति किसी भी बिल को एक ही बार वापस कर सकते हैं, दूसरी बार नहीं, दूसरी बार उनको साइन करना ही करना है। इसीलिए फिर यहाँ भी ये प्रूफ हो जाता है कि वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री ही है, राष्ट्रपति सिर्फ नाम के प्रधान है, ठीक है। तो पहला था एब्सोल्यूट वीटो, जिसमें राष्ट्रपति अगर रोक देते तो बिल पारित नहीं होता, तो इसको इंडिया में खत्म कर दिया गया। दूसरा है सस्पेंड वीटो, जिसमें कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, ठीक है। तीसरा है क्वालिफाइड वीटो। क्वालिफाइड वीटो इंडिया में नहीं चलता है, यही जो तीसरा वाला वीटो है ये इंडिया में नहीं चलता है। पूछेगा इंडिया में कौन सा वीटो नहीं चलता है, क्वेश्चन बहुत टफ करेगा, तो क्वालिफाइड वीटो इंडिया में नहीं चलता है, ये यूएसए वगैरह के लिए। इंडिया में ये 3 चलता है, एब्सोल्यूट, सस्पेंड और पॉकेट, जिसमें कि एब्सोल्यूट अब नहीं है इंडिया में, मतलब इंडिया में है लेकिन इसको रद्द कर दिया गया है, और सस्पेंड और पॉकेट अभी भी है, ठीक है। तो 4 प्रकार के वीटो पावर है, निषेध शक्ति है। पहला एब्सोल्यूट यानी अत्यंतकारी, दूसरा सस्पेंड यानी कि निलंबकारी, तीसरा क्वालिफाइड यानी विशेषाधिकार वो इंडिया में नहीं है। चौथा है पॉकेट वीटो यानी कि जेबी वीटो। अब देखिए जेबी वीटो क्या होता है, राष्ट्रपति को पास मान लीजिए पहला वीटो को रद्द कर दिया गया, दूसरा वीटो राष्ट्रपति चाहे तो उसको पुनर्विचार के लिए लौटाएंगे, सरकार फिर से पारित करके भेज देगी, राष्ट्रपति बाध्य हो जाएंगे साइन करने के लिए। तो राष्ट्रपति भी तो कुछ अपना दिमाग लगा सकते हैं ना, तो पॉकेट वीटो यूज करेंगे। पॉकेट वीटो का क्या मतलब हुआ कि राष्ट्रपति साइन ही नहीं करेंगे, अपने जेब में रख लेंगे, कहने का मतलब ये हुआ, वो उनके कार्यालय में ही रहेगा पड़ा हुआ सालों साल तक, वापस करेंगे ही नहीं, तो उसको कहते हैं पॉकेट वीटो। इसका एग्जाम्पल ये है 1985 में ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे भारत के और राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, तो एक विधेयक आया था, डाक विधेयक आया था। उसमें क्या था कि डाकिया लोग को ये मतलब पावर दिया जा रहा था कि वो चिट्ठी खोल के चाहे तो पढ़ सकता था। तो ज्ञानी जैल सिंह के पास जब गया, ज्ञानी जैल सिंह देखे कि अगर हम एब्सोल्यूट वीटो यूज करेंगे ये तो इंडिया में रद्द हो चुका है पर ये रद्द हो चुका है, सस्पेंड वीटो अगर हम यूज करेंगे तो ये वापस से 51% या 50% से ऊपर में ये लोग पारित करा के भेज देगा, बाध्य हो जाएंगे साइन करने के लिए। क्वालिफाइड वीटो यहाँ है नहीं इंडिया में, तो पॉकेट वीटो का वो यूज किया, वो अपने जेब में रख लिए और अपने ऑफिस में रहा, और आज तक वो वही है, वो कभी पारित नहीं होगा, ठीक है। ये राष्ट्रपति की निषेध शक्ति है, जिसका जिक्र आर्टिकल 111 में है, उसको कहते हैं वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। अब आइए आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 क्या कहता है, बजट। बजट क्या होता है, बजट का मतलब होता है भाषण, जो लोकसभा में वित्त मंत्री पढ़ते हैं उसको कहते हैं बजट, जो कि फरवरी के महीने में होता है। एक्चुअली क्या होता है, बजट जो होता है वो राष्ट्रपति किसी भी मतलब जनरली क्या होता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि वित्त मंत्री ही बजट को ये करेंगे, पेश करेंगे। बजट राष्ट्रपति के सलाह पे मंत्रिमंडल का कोई भी मंत्री जो है उसको प्रेजेंट कर सकता है। आप देखे होंगे जब अरुण जेटली वित्त मंत्री थे और उनकी तबियत ठीक नहीं थी, तो पीयूष गोयल ने जो कि पीयूष गोयल उस समय वाणिज्य मंत्री थे और रेल मंत्री थे, तो वो पेश किए थे बजट को। तो बजट कोई भी मंत्री पेश कर सकता है, क्योंकि आमतौर पे वित्त का जो भार होता है वो वित्त मंत्री के ऊपर होता है, तो वित्त मंत्री को ही कहा जाता है कि आप पेश कीजिए। बजट सिर्फ एक भाषण है आपके, और आर्टिकल 112, 113, 114 जो है ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड है। कैसे है मैं बताता हूँ आपको। 112 में क्या है कि बजट का जिक्र है, बजट का मतलब भाषण। जैसे कि मान लीजिए कि आपको सपोज कुछ खरीदना है, साइकिल खरीदनी है, तो आप अपने पापा को बोलेंगे कि साइकिल खरीदनी है, आपके पापा ने आपको प्रॉमिस किया कि तुमको साइकिल खरीद के देंगे, तो वो हो गया बजट, यानी कि भाषण हो गया कि आपको बोल दिए कि देंगे खरीद के। आर्टिकल 113 क्या हुआ, प्राकलन। प्राकलन का मतलब क्या हुआ कि कितना एस्टिमेट लगेगा साइकिल खरीदने में, एस्टिमेट, ठीक है। अनुदान मतलब कितना पैसा देंगे। तो वैसे जैसे कि वित्त मंत्री ने भाषण दिया कि इतना लाख का ये खुलेगा, इतना करोड़ का ये खुलेगा, 50 IIT खुलेगा, 15 एम्स खुलेगा, कितने कॉलेज खुलेंगे, गरीब के लिए ये होगा, सब भाषण दे दिया। अब भाषण देने के बाद क्या होगा कि उस वहाँ पैसा कहाँ से आएगा, तो संसद में प्राकलन कमेटी बैठेगी और अनुदान मांगा जाएगा। हर विभाग अपना अपना, मान लीजिए कि शिक्षा विभाग को दिया गया इतना 1000 करोड़, वित्त विभाग और रक्षा विभाग को दिया गया है इतना 1000 करोड़, तो हर विभाग संसद में प्राकलन समिति से अनुदान मांगेगा, हमको दीजिए इतना पैसा, मेरा रिक्वायरमेंट है। अब क्या है, आर्टिकल 114 विनियोग विधेयक। जब विनियोग विधेयक क्या होगा, ये लोकसभा और राज्यसभा से पारित होगा,
मतलब किसी भी विभाग को बजट आवंटित करने के लिए, पैसा आवंटित करने के लिए विनियोग विधेयक लाया जाता है। और उसमें क्या होता है, पैसा आवंटित किया जाता है जो कि लोकसभा और राज्यसभा से पारित होता है। तो कभी भी कोई भी मिनिस्टर अगर आके बजट में भाषण दे दिया तो उसका मतलब वो नहीं है कि वो लागू होगा। अब अगर विनियोग विधेयक में पारित हो गया तो वो लागू होगा। इसीलिए किसी भी विधायक या सांसद को अगर आप पूछेंगे कि विनियोग विधेयक ला करके बताइए, तभी वो होगा, तभी वो सार्थक होगा। तो 112 में तो सिर्फ है कि वो भाषण दिया, भाषण देके निकल गया। 113 में है कि एस्टीमेट बनाया कि जो भाषण दिए उसका एस्टीमेट कितना होगा। 114 में है कि वो पैसा उसको मिला। तो जब 114 जब तक नहीं चाहेगा तब तक 112 इम्प्लीमेंट नहीं होगा। और 112 में है बजट, 113 में है प्राक्कलन यानी कि एस्टीमेट, और 114 में है विनियोग विधेयक। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके आगे और टॉपिक फिर हम नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। तब तक आप देखते रहिए विद्या दैनिक। धन्यवाद।